ओके स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक सब मेथड है, उसी का एक ब्रांच है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही रिलेटेड है, उसी का एक ब्रांच है कह लो, ठीक है। और ज़्यादा रिलेवेंट भी है, ठीक है, काफ़ी बार जो है ज़्यादा यूज़फुल मेथड भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखा जाए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करने के लिए हम लोग एक इस तरीके से टेबल बनाते हैं। पहले होगा ईयर, ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च, ओके। उसमें सारे ईयर्स का जो है नाम लिखेंगे, 2011, 12, 13, 14 एक्सेट्रा जो भी हैं। उसके बाद प्रॉफिट लिखेंगे, जैसे 11 का जो प्रॉफिट है वो यहाँ, 12 का जो प्रॉफिट है यहाँ, 13 का जो है यहाँ एंड 14 का जो है वो यहाँ। इसके बाद हम वेट देंगे, जो वेट देंगे वो ऊपर से देते हुए आएंगे, यानी 11 वाले को 1, 12 वाले को 2, 13 वाले को 3 एंड 14 वाले को 4th। ये वेट जो है एक तरीके से रैंक का काम करता है, ओके। तो फिर उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट किया जाता है। यानी 11 का जो प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई आप 11 के वेट से करोगे, 12 का जो प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई आप 12 के वेट से करोगे, 13 का जो प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई बाई 3 से करोगे एंड देन 14 का जो होगा वो 4 से करोगे, ओके, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका आप सम कर लोगे और यहाँ पे वेट का टोटल कर लोगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, यानी इसका जो टोटल आएगा वो ऊपर और इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ नीचे, ठीक है, ओके। ये करने के बाद हमारा आ जाता है वेटेड एवरेज और बस, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल सा मेथड था, ठीक है, यूज़फुल मेथड है एज़ कम्पेयर टू एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसको थोड़ा हाई वेट दिया जाता है, ठीक है। और जब भी आप गुडविल वैल्यूएट करते हो तो या फिर फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में एजम्पशन लगाते हो, एज्यूम करते हो कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहला साल क्या प्रॉफिट कमाए थे, है ना, पिछले साल, यानी कि जो रिसेंट ईयर है उसको क्या प्रॉफिट कमाए थे, उसमें कितना प्रॉफिट कमाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमाते हो। इस वजह से जो लास्ट ईयर है उसको हाई वेट दिया जाता है और ये जो वेट है वो सीरियल वाइज ही दिया जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट किस साल ज़्यादा है किस साल कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। लाइक अगर 2011 में 50,000 प्रॉफिट है, यहाँ पे 60,000 प्रॉफिट है, यहाँ 70,000 प्रॉफिट है, यहाँ 80,000 प्रॉफिट है, तब भी वेट ऐसे ही देंगे, 1 2 3 4 ही देंगे। ऐसा नहीं है कि जिस साल प्रॉफिट ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेट, ये काम नहीं करेंगे, ओके। तो सिंपल सा मैटर था, सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर वेट दे देंगे, रैंक, वेट में सीरियल वाइज रैंक दे देंगे, ओके। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट करके, ओके। और सारे प्रोडक्ट निकाल करके आप टोटल कर लोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। वहाँ पे आप प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट कर लोगे, ये इसका जो टोटल को डिवाइड कर दोगे इससे, यानी कि टोटल वेट से। इसके बाद आप गुडविल निकाल लोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज में दिया होगा। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है जिस डिस्कस किया, ओके। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज, 2011, 12, आगे 13, 14, 15 दिया होगा, 43,000, 50,000, आगे क्या कह रहा है, 13, 52,000, 14, 60,000 एंड 15, 85,000। उसके बाद क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए मेथड का नाम आपको दे दिया है। द वेट टू बी यूज्ड 11, 1, 12, 2, 13, 3 एंड 14, 4 एंड 15, 5। यहाँ पे वेट दे रखा है कि 11 को 1 लेना है, 12 को 2 लेना है, 13 के लिए 3 लेना है। अगर नहीं भी देता तब भी हम ऐसे सीरियल वाइज ही वेट लिए होते हैं, ओके। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग अपने कि भाई देखो, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाएंगे हम लोग। सबसे ऊपर ईयर में 2011, 12, 13, 14, 15, यानी कि जितने सालों का प्रॉफिट दिया है वो सारा ईयर। उसके बाद प्रॉफिट 11 में प्रॉफिट था 43,000, 12 में था 50,000, 13 में था 52,000 एंड 14 में था 65,000, 15 में था 85,000। और वेट देना मैंने अभी आपको बताया कि इसके अकॉर्ड दोगे, सीरियल वाइज वेट दोगे। यहाँ अमाउंट से कोई मतलब नहीं है वेट में, ठीक है, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको वेट 1 दे देंगे, नहीं, वेट हम लोग
जो है ईयर वाइज ही देंगे, ओके। और प्रोडक्ट उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट करके। तो 43 1 जा 43, 52 जा 1 लाख एंड 52 2 3 जा 1,56,000, 65 4 जा 2,60,000 एंड ऐसे ही 4,25,000। इसके बाद आप क्या कर लोगे, प्रोडक्ट का टोटल कर लोगे। और इधर में कर लिया वेट का टोटल, प्रोडक्ट का टोटल कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेट करना है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 9,85,000, देन अपॉन 15 ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹65,000। ये हमारा हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप निकालोगे गुडविल। गुडविल की का फॉर्मूला है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रहे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा हम लोग फार्मूला लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। भले ही सिंपल सा फार्मूला है, याद हो गया है, फिर भी फार्मूला लिखना ज़रूर है। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज 2। क्यों? क्योंकि कई बार को ऐसा होता है कि कैलकुलेशन हमसे गलत हो जाता है, बट फार्मूला लिखने की वजह से आपको अच्छे खासा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप फार्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, लेकिन आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी फार्मूला लिखना है एंड गुडविल का भी फार्मूला लिखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट अपॉन वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेट, एंड गुडविल का फार्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ओके। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये टॉपिक समझाने के लिए अभी मैंने जस्ट इस टॉपिक का डिस्कशन किया है, इसलिए इसको मैंने आपको दिखाया। अब मैं जो अगला क्वेश्चन बताऊँगा उसमें प्रॉफिट एडजस्टमेंट भी है, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, उसको देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year। पिछले 4 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे आपको 3 years के परचेज पे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3, गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेथड हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3 और नंबर ऑफ ईयर फॉर द टोटल जो है प्रॉफिट के लिए 4 दिया हुआ है। आगे देखिए, द अप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड टू ईच ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 31 मार्च 2012 के लिए 1, 13 के लिए 2 एंड 14 के लिए 3 एंड 15 के लिए 4 देना है, मतलब वह है। आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर एंडेड 31 मार्च आर 2012 20,200, 13 24,800, 14 20,000 एंड 15 30,000। इसके आगे कुछ पॉइंट्स दे रहा है। ऑन स्क्रूटनी द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। क्या क्या मैटर निकल के आ रहा है। ऑन 1 December 2013 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट incurring 6,000 which amount was charged to revenue। अच्छा, ये गलती हुई है। आगे देखिए, द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2013 को एक मेजर रिपेयर किया गया। मेजर रिपेयर कहने का मतलब कि आपके पास मान लीजिए कोई मशीनरी है, उस मशीनरी में कोई एक्स्ट्रा पार्ट आपने लगवा दिया, ठीक है। एक बिल्डिंग है, मान लीजिए उस बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनवा दिया, तो ये सब मेजर रिपेयर में आता है। तो जब मेजर रिपेयर होता है तो उसको रिपेयर नहीं मानते हैं, ठीक है। उसको रिपेयर नहीं मानते हैं, उसको हम लोग ये मानते हैं कि नई मशीनरी ख़रीदा गया है, ठीक है। ये जो है नई मशीनरी ख़रीदा गया, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं हम लोग, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। जैसे कि हम जब कोई नई मशीनरी ख़रीदते हैं तो उसको मशीनरी परचेज मानते हैं, ठीक है। और नई मशीनरी ख़रीद के अगर उसमें कोई रिपेयर वगैरह करा रहे हैं तो भी वो परचेज के कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही अगर कोई मेजर रिपेयर किया जा रहा है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह से ही ट्रीट होता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से। लेकिन इसमें क्या किया गया है गलती, कि इसको चार्ज टू रेवेन्यू कर दिया गया है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया तो पहले क्या किया गया होगा, इसको खर्चा मान करके माइनस कर दिया गया होगा, समझिएगा।
इसको यानी कि 6,000 रुपये को खर्चा मान करके, एक्सपेंस मान करके माइनस कर दिया गया होगा। लेकिन ये जो खर्च है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी आपने एक तरीके से अपना एसेट्स बढ़ाया है, ठीक है। तो ये एसेट्स पे किया गया खर्चा है और रिपेयर इसको नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक तरीके से कह सकते हो कि आपने एक नया एसेट्स क्रिएट किया है, ओके। इसका इस तरीके ये जो 6,000 एक्सपेंड, ठीक है। तो इस वजह से इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे तो हमें क्या करना होगा कि इसको वापस से ऐड करना होगा। वापस से ऐड करने का मतलब क्या, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान चुके हैं इसे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने की वजह से हमने इसे माइनस कर दिया होगा, खर्चा मान करके ओवरऑल इनकम में से जो है माइनस कर दिया गया होगा, ठीक है, प्रॉफिट में से माइनस, ठीक है। अब हमें इसे वापस से ऐड करना है, ठीक है, वापस से ऐड करना है 6,000 को। उसके आगे कह रहा है द पेड सम इज़ एग्री टू बी कैपिटलाइज, यानी कि जो पेड सम है उसको कैपिटलाइज करना है, यानी कि एडजस्ट करना है, कह लो, फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, लेकिन 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन तो हमारा खर्चा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्च को माइनस करेंगे, ओके, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इज़ दैट क्लियर, क्योंकि ये खर्च है जिसको हमने अभी तक नहीं किया, एक खर्च है या लॉस है जिसको हमने चार्ज नहीं किया है। तो अगर चार्ज नहीं किया है तो चार्ज करेंगे, ओके। ये पॉइंट ध्यान से रखिए, एडजस्टमेंट में बहुत काम में आएगा कि खर्चा आपने नहीं किया है, ठीक है, जो कि आपको करना चाहिए था, तो उसको खर्च करेंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट में से माइनस करना होगा उसे, ठीक है। और वही ऐसा खर्च जो आपको नहीं करना था आपने कर दिया है, यानी कि आपको उसे खर्च नहीं मानना था, लाइक दिस 6,000 जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया है, तो उसको वापस से प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। यानी कि इसको हमें पीएल में नहीं दिखाना है, ट्रेडिंग पीएल में नहीं दिखाना है, इसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। और ट्रेडिंग पीएल में दिखाने की वजह से प्रॉफिट हमारा कम होके आया है, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में एक्सपेंस मानते हुए दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, ओके। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे वापस से प्रॉफिट में ऐड करना होगा और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 1 दिसंबर 2013 का है, 10% से डेप्रिसिएशन, ओके। ईयर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखें, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2,400। क्लोजिंग स्टॉक है 2013, वो ओवर वैल्यूड हो गया है। ओवर वैल्यूड यानी कि ज़्यादा करके दिखा दिया गया है, ओके। तो ओवर वैल्यूड यानी कि ज़्यादा करके दिखा दिया गया, तो ज़्यादा करके दिखाने की वजह से हुआ क्या होगा, प्रॉफिट बढ़, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा आपका, तो इसलिए इसको अंडर वैल्यूड करेंगे, ओके। तो जो भी अगर स्टॉक या एसेट्स है, आप देखिएगा कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू ओवर वैल्यूड कर दी गई है तो उसको आप माइनस करोगे, अगर अंडर वैल्यूड कर दी गई है तो उसको प्लस करोगे। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, हमेशा एडजस्टमेंट करते समय काम आएंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी एसेट्स ओवर वैल्यूड कर दी गई है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, और अगर अंडर वैल्यूड की गई है किया गया है उसके एसेट्स में, ठीक है, तो वो उसको जो है आपको जो है अगर अंडर वैल्यूड की गई है तो उसे ऐड करना होगा। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और आप ज़रा ये समझिएगा, ये ओवर वैल्यूएशन जो हुआ है ना, किसका हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो इसमें भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखिए, ये भी हम लोग थोड़ा सा आगे अभी देखेंगे। थर्ड पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एक मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब मैनेजमेंट चार्ज आपको लगाना है 4,800 के हिसाब से, ये भी एनुअल, तो एनुअल चार्ज है ये, ठीक है। तो ये आपको हर साल, या तो आप क्या करो, एनुअल चार्ज है तो इसको, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें डिस्कशन किया था हमने कि भाई अगर कोई एनुअल चार्ज है तो उसको करने का 2 तरीका है, या तो आप ईयर वाइज माइनस कर दो, ठीक है, सब में से उतना माइनस कर दो 4,800, या फिर आप ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है उसमें से माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, ओके। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की वजह से हम क्या करेंगे कि इसको प्रॉफिट में से ही माइनस करेंगे। अगर ये एवरेज प्रॉफिट होता ना तो फिर हम सीधे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट का होता तो हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि इसमें मेन जो पॉइंट है वो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट को जो एडजस्ट करना है उसमें बहुत से पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। पहले प्रॉफिट दे रखा था 20,200 एंड 24,800 एंड 20,000 एंड 30,000 ईयर वाइज। ऐसे एक टेबल बना लो आप। अभी तक जो हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे उसमें कोई टेबल नहीं बना रहे थे, क्योंकि वहाँ सिंपल एडजस्टमेंट था। एक साल के प्रॉफिट में से सिंपल सा अकाउंट ही ज़्यादातर माइनस करना था। लेकिन यहाँ पे एक टेबल बना के हम कर रहे हैं, तो आप एक टेबल बना लो, क्योंकि इसमें एक ही साल के प्रॉफिट में से कई बारी को आपको एडजस्टमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस किया है इसी 2012 में, फिर 2012 में जो है उसके बाद 2013 में देखो यहाँ माइनस किया है, फिर यहाँ जो है माइनस किया है। तो एक ही चीज़ में कई बारी को टेबल बना लो। एक टेबल बनाने से आपके लिए थोड़ा ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट हमने लिख लिया। ओके, उसके बाद जो है कह रहा है, पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पॉइंट में कह रहा है कि ऑन 1 दिसंबर 2013 मेजर रिपेयर। ओके वेट अ मिनट, इससे पहले आ जाओ, ये एनुअल वाला जो है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन के लिए आपको एक मैनेजमेंट कॉस्ट जो है हर साल चार्ज करना है। इज़ दैट क्लियर? तो जब हमें हर साल चार्ज करना है, तो मैंने बताया था कि अगर ये एवरेज प्रॉफिट होता तो हम सीधे एवरेज निकालने के बाद एक बार माइनस कर देते तो हो जाता, लेकिन ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसलिए आप ये ईयरली माइनस करो, सारे सालों में से इसको माइनस करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि क्या किया, लेस चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट। ओके, 4,800 ये माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो होगा 15,400, 20,000, 15,200 एंड 25,200। इसके बाद आगे ज़रा देखिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ऑन 1 दिसंबर 2013 अ मेजर रिपेयर, एक मेजर रिपेयर किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेजर रिपेयर का जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि आपने एक नई मशीनरी खरीदी है, न कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको मान लिया गया है, यानी कि पीएल के डेबिट में दिखा दिया गया है। ओके, पीएल के डेबिट में दिखाने की वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा पीएल के डेबिट में दिखाने की वजह से, क्योंकि पीएल के डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को दिखाते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, 11th में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। तो पीएल के डेबिट में दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, जिसे हमें बढ़ाना है, वापस से बढ़ाना है। कितना रुपये? 6,000। इसलिए हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को वापस से ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया है, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये किस दिन किया गया है, ये जो मशीनरी रिपेयर किया गया है वो किया गया 1 दिसंबर 2013। तो 1 दिसंबर 2013 आ किस साल में रहा है? 1 दिसंबर 2013 आएगा आपका 1 2013 टू 31 मार्च 2014 में, यानी कि 13-14 वाले में आएगा। यानी कि जो साल आपका 14 में एंड हो रहा है, जो ईयर 14 में एंड हो रहा है, उस वाले में ये आएगा। ओके, 1 दिसंबर 2013 किस में आएगा? आप देखो ज़रा कि अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है आपका सेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1 दिसंबर 2013 आपका इसी में आ जाएगा, इसी के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि 2014 वाला जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो उसमें मैंने एडजस्ट कर दिया है, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,000। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि इस पर 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। अब ये क्योंकि 1 दिसंबर को ख़रीदा गया है, इसलिए पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो 4 महीने का लगेगा, और उसके बाद आगे भी कॉन्टिन्यूस डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ओके, आगे भी कॉन्टिन्यूस डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ओके, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन जो आएगा वो होगा आपका लेस डेप्रिसिएशन पहले साल, यानी कि 2014 में, क्योंकि मशीनरी 2000 दिसंबर 2013 में ख़रीदा गया है, जो कि इसी साल के बीच में आता है, 13-14 के बीच में आता है। यानी कि जो 14 का प्रॉफिट है इसी में से उसको एडजस्ट करना है। तो पहले साल आपने 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया तो 200 आएगा। दूसरे साल जो है वो 580 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब एक बार मैं इसका ज़रा वर्किंग नोट दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए आ जाइए वर्किंग नोट पे। ये वर्किंग नोट है, आपको वैसे दिखाना भी पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, 6,000 की मशीनरी थी। ओके, तो 2014 में कितना लगेगा पहले देखो, 6,000 की मशीनरी थी, इस पर 10% लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और वो महीने का 4 महीना क्यों? क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इस साल यानी 2014 में 13-14 में
जो 13-14 का सेशन होगा, इस सेशन में हमने सिर्फ 4 महीने मशीनरी यूज़ की है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, इसलिए 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, 1-2, ठीक है। एंड 12 से कट जाएगा ये, 12 5 = 60 एंड 50, ये हो गया आपका आई थिंक सॉरी मैंने यहाँ गलती से 60,000 लिख दिया है, इसलिए गलत आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 5 = 60 एंड दिस इज़ 200 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया 2014 का डिप्रिसिएशन। 2015 में जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए यहाँ पे हम कॉस्ट 5,800 लेंगे। क्यों लेंगे? आप लोगों को पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हुए चलते हैं कॉस्ट में से, और जो नया कॉस्ट आता है उस पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। इस पर आप 10% चार्ज और ये पूरा 12 महीने का लगेगा, इसलिए इसमें 4/12 नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा 580 रुपीज़। ओके, ये हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2015 का। इज़ दैट क्लियर? आइए इसको ज़रा आगे देखते हैं आप। ओके, अब आता है इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओवर वैल्यू स्टॉक। आइए क्या कह रहा है? द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2400। अब ज़रा समझिए, 31 मार्च 2013 का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड किया गया है, ओवर वैल्यूड कर दिया गया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 2013 का जो है उसको ओवर वैल्यूड कर दिया गया है। तो आप लोगों को एक बात पता होगी, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। ओके, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही 1 अप्रैल 2014 का ओपनिंग स्टॉक होगा। यानी ये जो ओवर वैल्यूएशन किया गया है वो इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में किया गया है, साथ में अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी किया गया है। ओके, इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में तो किया ही गया है, साथ में अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी किया गया है। ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो पॉइंट है ना कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है या अंडर वैल्यूड हुआ है, जो भी एडजस्टमेंट करना है तो इसका मतलब है कि आपको अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी एडजस्टमेंट करना है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब है कि अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होगा। अब इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग आ जाते हैं ज़रा 11th का एक पॉइंट था, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कैसे दिखाया जाता है। जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे, तो आप लोग को याद होगा कि सबसे ऊपर हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, और जो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में नीचे दिया रहता था तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखा जाता था। ठीक है, क्रेडिट में। ओके, तो अब ज़रा समझिए, अगर क्रेडिट में ये ओवर वैल्यूड हुआ है, ओवर वैल्यूड होने का मतलब 5, मान लीजिए कि 5,000 लिखना था, आपने 6,000 लिख दिया। ठीक है, 5,000 लिखना था, आपने 6,000 लिख दिया, यानी कि मान लीजिए 1,000 रुपये से ओवर वैल्यूड हुआ है। तो अगर क्रेडिट साइड में ओवर वैल्यूड हुआ है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट होगा। तो अगर क्रेडिट साइड ओवर वैल्यूड हुई है, क्रेडिट साइड में ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रॉफिट को कम करना है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड जो हुआ है उसको आपको क्या करना? माइनस करना होगा। ठीक है, उसको माइनस करना होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में अगर ओवर वैल्यूएशन हुई है, इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज़ हो गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट जो मतलब जो चाहिए उससे ज़्यादा शो कर रहा होगा। ओके, तो इसके वजह से आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट को कम करना होगा। प्रॉफिट को कम करने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक को जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है उसको माइनस करना होगा। ओके, इसीलिए हम करेंगे जो है लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। किस साल? 2013 में। उसके बाद 2014 में आएंगे, 2014 में आएंगे। तो 14 में आने से पहले आ जाइए एक बार और अपने ट्रेडिंग पीएल पे। ट्रेडिंग पीएल में हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओके, और डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं ट्रेडिंग पीएल में? आप लोगों को याद होगा, सारी खर्चे और लॉसेज, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी डेबिटेड। ओके, आप लोगों को याद होगा ये रूल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए जो है सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, साथ में ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं। ओके, तो अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है और ये ओवर वैल्यूड हो गया है,
क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया। तो जब अगले साल हम ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, अगले साल जब ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी ओवर वैल्यूड होगा। ठीक है, अगले साल जब हम ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी ओवर वैल्यूड हुआ होगा। अब क्योंकि डेबिट साइड में ओवर वैल्यूएशन हुआ है, यहाँ पे डेबिट साइड में ओवर वैल्यूएशन हुआ है, यानी कि आपने खर्चे ज़्यादा करके दिखा दिए हैं, है ना। डेबिट साइड में क्योंकि हम खर्चे और लॉसेस को लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, इसका मतलब है कि डेबिट साइड में ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से आपने खर्चों को ज़्यादा करके दिखा दिया है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट आपका इस साल यानी अगले साल 2014 में कम करके आया होगा। ठीक है, कम करके आया होगा, जितना आना चाहिए उससे कम आया होगा। इज़ दैट क्लियर? तो जब कम करके आया होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ओके, हमें इसे बढ़ाना होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। मैं डायरेक्ट आपको रटा भी सकता था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको माइनस कर दो, और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको प्लस कर दो, और इसी का उल्टा, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको जो है प्लस कर लो और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो। लेकिन मैं जो है इसे समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग पीएल का एग्जांपल लेके आपको समझाया। ओके, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आप क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका जो है एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 224,620 होगा। अब बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मतलब इस क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे ईयर, ठीक है, प्रॉफिट ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, उसके बाद वेट, देन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, दिस अपॉन दिस करके आ जाएगा आपका। ठीक है, देन गुडविल आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का जो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट था वो इम्पॉर्टेंट था। उसमें जो मेन पॉइंट था, जो मेन 2 पॉइंट हमने सीखा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से ट्रीट किया गया है तो उसको आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कॉन्टिन्यूसली आगे के सालों में भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो वो असर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं, अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे भी हुआ होगा। ओके, तो इसके साथ ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बारे में एक अलग वीडियो हम लोग वीडियो में बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट तक का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।